हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा चौहान और आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूं अबाउट ह्यूमंस इवोल्यूशन एंड हिज डेवलपमेंट। मतलब अगर मैं ये कहूं कि मानव का जो इतिहास है, मानव का जो विकास है, उसकी कहानी बहुत ज़्यादा रोचक है। और इस कहानी का जो शुरुआती चरण है, जैसे अर्लीस्ट फेज मैं कहूँगी, उसे स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। स्टोन एज मीन्स पाषाण काल, पत्थरों का युग। अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके पीछे कि क्यों हमने ह्यूमन के अर्लीस्ट फेज को या शुरुआती चरण को हमने पाषाण काल के नाम से जाना या स्टोन एज के नाम से जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो नाम है वही हमें ये बताता है कि मानव के जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई जो चीज़ थी उस समय, जो उसके जीवन निर्वाह के लिए, मतलब उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वो था स्टोन। इसलिए इस पूरे टाइम पीरियड को, शुरुआती जो मानव का जो इतिहास रहा है, उसे हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। और ये जो टाइम मैंने कहा अभी कि स्टोन एज, ये कोई कुछ वर्षों की बात नहीं है, ये लगभग 25 लाख वर्षों का इतिहास है। लगभग 25 लाख वर्षों का इतिहास है ये। और इसमें भी अलग अलग चरण रहे और हर चरण की अपनी एक अलग खूबी रही। तो आज हम इन्हीं ये 25 लाख वर्षों के इतिहास पे थोड़ी नज़र डालेंगे और देखेंगे कि मानव ने कैसे विकास किया। तो मैं शुरुआत करती हूँ इन्हीं 25 लाख वर्षों का जो सबसे शुरुआती दौर था वहाँ से। और जब मानव पाषाणों का, पत्थरों का इस्तेमाल करता था अपने रहने के लिए, एज अ फॉर शेल्टर, उन्होंने अपने केव्स का यूज़ किया। अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने पत्थरों के हथियार बनाए, औजार बनाए। हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए, मतलब अपने खाने की पूर्ति के लिए भी पत्थरों का ही यूज़, रहने के लिए भी उसी का यूज़, अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा के लिए भी उन्हीं का यूज़। तो ये नाम बिल्कुल जायज़ है इसके लिए, पाषाण युग होना। अब ये जो पाषाण युग है, इसकी शुरुआत से लेके और काफ़ी लंबे समय तक, लगभग ये कहें कि आज से लगभग 8,000 साल पहले तक की अगर मैं बात करूं, तो 25 लाख वर्ष पहले से जिस चीज़ की शुरुआत हुई, जिस इतिहास की शुरुआत हुई, उसमें बहुत सारे हिमयुगों का सामना किया मानव ने। आइस एजेस के नाम से हम जानते हैं। और हिमयुग मतलब पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ जम जाना। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब पृथ्वी के इतने बड़े हिस्सों पर जब बर्फ जम जाए, हिमयुग जिसे हम कह दें, तो वहाँ पे मानव के लिए और जितने भी जो जीव थे उनके लिए रहना, सरवाइव करना कितना मुश्किल था। और इसीलिए ये जो चरण है, जो आइस एजेस वाले फेजेस हैं, इनमें ह्यूमन के साथ साथ बहुत सारे एनिमल स्पीसीज़ ने भी माइग्रेट किया, प्रवास किया, और बहुत सारी स्पीसीज़ तो लुप्त ही हो गई। ठीक है, अब जब प्रवास किया तो अगला जो पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो सामने आ रहा है वो ये कि आज भारत में, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जितने जीव जंतु हमें दिखाई दे रहे हैं, जितनी स्पीसीज़ हैं यहाँ पर, क्या वो सारी की सारी भारत में ओरिजिनेट हुई? नहीं। ये उसी प्रवास का नतीजा है कि बहुत सारी स्पीसीज़ लाइक जिराफ, एलिफेंट, राइनोज, ये इनका ओरिजिनेशन भारत से बाहर हुआ। अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, यहाँ से जिन जीव जंतुओं का ओरिजिन हुआ, ये प्रवास कर गए, ये वहाँ से माइग्रेट कर गए और भारत तक ये पहुँचे। ठीक है, ये उसी समय का ये रिजल्ट है, जब हिमयुग के बहुत सारे चरण देखे मानव ने। अब ये कहूँगी कि ये जो दौर था, जिसे हम पाषाण काल भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 25 लाख वर्षों का युग, पूरा इतिहास है ये, इसमें सिर्फ प्रकृति में बदलाव नहीं आए, सिर्फ नेचर ने ही अपने रूप नहीं बदले, बल्कि मानव के रूप में भी बहुत बदलाव आए। फॉर एग्जाम्पल, मानव, हम कहते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, वो कौन थे? वो एप थे। अब वहाँ से उनके शारीरिक संरचना में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। शारीरिक संरचना मतलब 4 पैरों पे चलने वाला एक जीव जो धीरे धीरे चेंज हुआ, उसके शारीरिक संरचना में परिवर्तन हुए। ठीक है, 2 पैरों पर चलने लगा, हाथों के मूवमेंट चेंज हुए, और उसके बाद जो झुका हुआ शरीर था वो अपराइट पोर्शन, जो पोस्चर है वो अपराइट हो गया, मतलब शरीर कैसा हो गया? सीधा हो गया। तो शारीरिक संरचना में बदलाव आया। प्रकृति में भी बहुत बदलाव आ रहे थे, मनुष्य की जो शारीरिक संरचना थी उसमें भी बदलाव आ रहे थे। और इन सब में जो सबसे बड़ा, सबसे अहम बदलाव था वो ये था कि उसका जो ब्रेन है, उसके साइज और वेट में भी चेंजेस आ रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि जो आदि मानव था, उसके ब्रेन का जो साइज था, दैट वाज अराउंड 393 सीसी, और आज
हम ये कहें कि एक आधुनिक मानव का जो औसत दिमाग होता है, मतलब या जो ब्रेन साइज एवरेज होता है, वो इट इज़ अराउंड 1450 सीसी, 1450 सीसी का आकार होता है। ठीक है, तो ये जो चेंज था कि ह्यूमन ब्रेन का साइज चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या क्या हुआ, ये सब उसी फेज में हुए, उसी पाषाण काल में हुए। उन्हीं 25 लाख वर्षों में ये चेंजेस आए, जो मानव के दिमाग में चेंजेस आए। अब आकार जैसे जैसे बदला, वैसे वैसे उसकी लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती चली गई, वैसे वैसे मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होती चली गई। और इसी का रिजल्ट ये हुआ कि उसने अपने नेचर को समझा, अपने आसपास के जीव जंतु जो थे, एनिमल्स थे, उन सब का बिहेवियर उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। नेचर के जितने भी हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, कि वेदर चेंज होना, ठीक है, उन सबको उसने समझा। और रिजल्ट इसका क्या हुआ कि वो ह्यूमन जो पहले कहीं गुफाओं में रहा करता था, अब वो धीरे धीरे समतल मैदानों में आकर उसने बसना शुरू कर दिया। और इससे भी आगे बढ़ के एक चीज़ और मैं कहूँगी कि आज हम जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति जब करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं, हम बोलते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, उस समय जो आदि मानव था उसने भी अपने जो थॉट्स हैं, अपने इमोशंस हैं, उनको एक्सप्रेस किया। और वो जो एक्सप्रेशन है वो हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, उनकी पेंटिंग्स के थ्रू देखने को मिलते हैं। उन्होंने चित्रकारियाँ की, ठीक है। और ये देखिए, जब जब हम ये कहें कि जब दिमाग विकसित हो रहा है, जब बुद्धि विकसित हो रही है, सोचने समझने की जो शक्ति है वो विकसित हो रही है, महसूस करना, उसको एक्सप्रेशन में लेकर आना, ठीक है, ये तभी संभव हो सकता है जब वो व्यक्ति हर चीज़ को इमेजिन करने लग जाए, उसे विजुअलाइज करने लग जाए, और फिर उसे जैसा वो विजुअलाइज कर रहा है वैसा वो एक्सप्रेस करने लग जाए। तो अब आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि मानव ने अपना जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो कैसे जाहिर किया, पेंटिंग्स के थ्रू किया। जिन गुफाओं में वो रहा करता था, उसकी दीवारों पे, उसकी छतों पे, उसके फर्श पे उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। और भारत में भी आदि मानव की बनाई हुई पेंटिंग्स मौजूद हैं। और अगर आप देखना चाहें तो भीमबेटका केव्स आप देखिएगा। हम ये कहें भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम जो चित्रकारी है, उसके साक्ष्य अगर देखने हो तो भीमबेटका की गुफाओं में देखिए, वो चित्र आज भी मौजूद हैं। तो सोचिए उन्होंने उस समय किस तरीके से नेचर की चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा, उनसे कलर बनाए होंगे और फिर उनका यूज़ किया होगा। कहा जाता है कि ज़्यादातर उन्होंने ग्रीन और डार्क रेड कलर का उन्होंने यूज़ किया था पेंटिंग्स के लिए। तो ग्रीन और डार्क रेड ही दोनों ही हम कहेंगे प्रकृति का ही तो हिस्सा है। कहीं उन्होंने पौधों, फूलों, इनका रस निकाल कर और फिर उन्होंने कलर्स बनाए और फिर उनको अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। तो ये जो उनकी अभिव्यक्ति थी, जो चित्रकारियाँ थी, वो आज हमें उस समय के जो मानव थे, उनका जो समाज था, जिस तरीके से वो रहते थे, रहन सहन, उनका जीवन यापन करने का तरीका, वो सब उन्हीं चित्रकारियों की वजह से ही तो हम आज जान पाए हैं। अगर वो नहीं होते तो हमें शायद पता भी नहीं होता कि वो कैसे रहते थे। तो ये मानव के इतिहास की कहानी है, बहुत रोचक कहानी है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। इसको लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।